स्टूडेंट्स, ये प्लस टू में आज मेरा 10th वीडियो है और 10th वीडियो का कनेक्शन 9th वीडियो के साथ है। अगर आप 9th वीडियो देख चुके हैं और उसके बाद 10th वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये टॉपिक कंटिन्यूएशन में नजर आएगा। उस समय जब 9th वीडियो में हम देख रहे थे, कर रहे थे, तो उस समय मैंने दो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना बाय मैट्रिक्स मेथड। आज भी मैं उन्हीं क्वेश्चंस को आगे फर्दर कंटिन्यू करता हूँ, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लेके आया हूँ आज। तो ये क्वेश्चंस भी आपको कवर कर रहे हैं, फिर आपका एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। तो 3 इक्वेशन आपको दी गई और आपने इन तीनों में जो अननोन यूज किए गए हैं x y z उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बाय मैट्रिक्स मेथड। तो कैसे कर पाएंगे? सबसे पहले हम देख रहे हैं कि आज हमारे अननोन्स न्यूमरेटर में ना होकर के डिनोमिनेटर में है। तो अब सबसे पहले हम ये चीज ठीक करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। जो मैंने ये एक स्पेशल क्वेश्चन दिया है, तो 1/x को हम a एज्यूम कर लेंगे, 1/y को b और 1/z को c एज्यूम कर लेंगे। ऐसा करने से हमारी ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये 2a में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस b प्लस c इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन में जब 1/x को हमने a मान लिया तो ये दिखेगा a, यहां पे आपको दिखेगा 1/y को आपने b माना है तो -2b -c और इक्वल टू 3/2। और एक प्रॉब्लम और आई यहां पे कि जो सेकेंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड वाला कांस्टेंट है वो फ्रैक्शन में आ गया। तो जब भी कभी ये फ्रैक्शन में आए तो साथ साथ आप इसका फ्रैक्शन भी रिमूव कर लेंगे और इसके लिए आप 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन को और अच्छा रेक्टिफाई करते हुए 2a -4b -2c और इक्वल टू 3। तो फर्स्ट इक्वेशन आप इसको ट्रीट करें, सेकंड आप इसको ट्रीट करें और थर्ड यहां से देखते हैं। थर्ड इक्वेशन जब बनाना चाहते हैं तो 1/x तो है ही नहीं, सिर्फ 1/y है, तो ये बनेगा 3b -5c इक्वल टू 9। तो ये 3 इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमने एबीसी की फॉर्म में बना दी। अब मैट्रिक्स मेथड के अकॉर्डिंग कोएफिशिएंट मैट्रिक्स सिलेक्ट करते हैं, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और कोएफिशिएंट्स उठाते हैं। तो यहां से कोएफिशिएंट जब हमने उठाना शुरू किया तो 2 1 1 इनको कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। तो फर्स्ट रो सिलेक्ट हो गई। सेकंड रो के लिए हम सेकंड इक्वेशन पे जाएंगे और फिर वहां से कोएफिशिएंट्स पिक करेंगे, 2 -4 -2 2 -4 -2। और थर्ड इक्वेशन में a तो है नहीं, इसलिए 0 3 -5 0 3 -5। अननोन्स हमारे पास abc हैं, उनको कॉलम मैट्रिक्स में लिखना होता है और x मैट्रिक्स से उसको डिनोट करते हैं। कांस्टेंट मैट्रिक्स b हमारे पास 1 3 और 9 है, उसको भी कॉलम मैट्रिक्स में लिखना है। फिर सबसे पहला स्टेप हम डिटरमिनेंट ऑफ a निकालते हैं। तो मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में चेंज किया और एक्सपेंड कर दिया 5 फर्स्ट रो। फर्स्ट रो से जब एक्सपेंड करते हैं तो आपको पहले से भी क्लियर होगा कि फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव ही रहता है, सेकंड एलिमेंट साइन चेंज हो जाता है, 1 था -1 लिख दिया और थर्ड एलिमेंट 1 ही रहेगा। और उसके बाद इसके साथ 2/2 का एक डिटरमिनेंट भी आएगा और वो किस तरीके से पूरी एक रो पूरी एक कॉलम को डिलीट कर दें तो हमारे पास जो बचता है -4 -2 3 और -5। और 1 पे जब हम पूरी एक रो और पूरी एक कॉलम डिलीट करते हैं तो हमारे पास बचता है 2 -2 0 -5। और इस समय 1 पे जब हम डिलीट करते हैं तो हमारे पास बचता है 2 -4 0 3। ऐसा हमने लिखा। फिर इसको एक्सपेंड किया राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड वाले कांसेप्ट से और कैलकुलेशन करने के बाद हमें डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू 68 मिली। ये 68 0 नहीं है, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल। और इस डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 से मार्क कर दिया। अब सेकंड स्टेप डिटरमिनेंट ऑफ a दोबारा से लेकर के कोफैक्टर्स निकालेंगे, सभी 9 के 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालेंगे। तो उसके सिंबल्स कोफैक्टर के लिए अगर पता है आपको मैट्रिक्स को a से डिनोट किया गया तो कोफैक्टर के लिए कैपिटल A के सफिक्स में 11 12 लिखा जाएगा। 11 12 13 21 22 23 31 32 33 11 12 13 21 22 23 31 32 33। तो इनके कोफैक्टर्स किस तरीके से निकलेंगे? -1 रेज़ टू पावर i प्लस j, तो 1 + 1 i प्लस j 1 + 2 i प्लस j 1 + 3 एंड सो ऑन। और उसके बाद यहाँ पे जो डिटरमिनेंट बचता है वो भी आपको पता है कि जिस एलिमेंट के हिसाब से आप सोच रहे हैं उसकी पूरी एक रो और पूरी एक कॉलम डिलीट करते हैं तो आपको मिल जाता है ये। तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ 22 में ये क्यों बचा। 22 एलिमेंट का मतलब है -4 पे पूरी एक कॉलम और पूरी एक रो डिलीट करने के बाद हमारे पास बचता है 2 1 0 -5।
वही हमने लिखा 2 1 0 और -5। फिर एक और डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हमें 31 सीखना है, तो 31 के समय हम पूरी एक रो डिलीट कर देंगे और पूरी एक कॉलम, तो हमारे पास बचता है 1 1 -4 -2। तो 31 में हमने ये लिखा होगा 1 1 -4 -2। और इस तरीके से हमने सारे के सारे कोफैक्टर्स निकालने की तैयारियां शुरू कर ली है और प्लस माइनस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका रहता है कि कोफैक्टर मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज कर दें तो एडजॉइंट ऑफ ए तैयार हो जाता है। तो सारे कोफैक्टर्स की वैल्यू को लिख दिया गया 26 10 6, फिर 8 -10 -6 और लास्ट में 2 6 और -10। फिर उसका ट्रांसपोज किया गया तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। हमने इस रिजल्ट को नंबर 2 से मार्क किया। फिर थर्ड स्टेप में हम ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स का फार्मूला भी आप जानते हैं 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो उस नॉलेज से 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए की जो पड़ी, जो हमें रिजल्ट 1 में पता है 68 है, तो 1 बाय 68 लिखा गया। और एडजॉइंट ऑफ ए रिजल्ट 2 से पता है, वो हमने यहां पुट किया और लिख दिया पीछे कमेंट यूजिंग रिजल्ट 1 एंड 2। तो हमने इस तरीके से हमें ए इनवर्स मिला। इस रिजल्ट को हमने नंबर 3 मार्क किया। अब यूनिक सॉल्यूशन निकालने का फार्मूला कैपिटल X A इनवर्स इनटू B होता है। तो आज हमारा जो अननोन मैट्रिक्स X है वो ABC है, वो हमने लिख दिया। A इनवर्स हमने रिजल्ट 3 से उठा के लिखा और B की वैल्यू फिर हमने गिवन में से 1 3 कॉलम मैट्रिक्स में लिखी और पीछे कमेंट्स लिखे कि यूजिंग रिजल्ट 3 एंड गिवन। और अब इनको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 1 बाय 68 अभी भी बाहर रहेगा और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां लिख दिया गया। सेकंड रो फिर दोबारा से फर्स्ट कॉलम से यहां लिख दिया गया। थर्ड रो को भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां कोई एक चेक करा के दिखाता हूं आपको। अगर हम ये वाली रो आपको चेक कराएं तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 6 आता है, -6 को 3 से मल्टीप्लाई करने से -18 आता है और -10 को 9 से मल्टीप्लाई करने से -90 आता है। और सब कुछ कैलकुलेट करके 102 बाय 68 हमने अंदर एंट्री कर दिया। यहाँ पे 34 बचेगा बाय 68 अंदर एंट्री कर दिया। ये 68 बाय 68 और आपस में कैंसिल करके हमें 1/2 और -3/2 मिल जाता है। ये आपस में सब कुछ कर जाता है, या तो 68 की टेबल पे या 34 की टेबल पे। और इस तरीके से आपको ABC की वैल्यू मिल जाती है। तो आप यहाँ लिखते हैं यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस प्रॉपर्टी, A आपको 1 मिला, B आपको 1/2 और C की वैल्यू आपको -3/2। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो XYZ की फॉर्म में था। ABC तो हमने एज्यूम किया था, तो लास्ट में जब आंसर रिपोर्ट करना है तो ABC को रिप्लेस कर देंगे। तो A की वैल्यू की जगह 1/x, B की जगह 1/y और C की जगह वापस 1/z लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे कमेंट लिखा रिप्लेसिंग ABC। तो ABC को जब रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ 1/x हो गया और यहाँ पे 1/y और यहाँ पे 1/z। और फिर यहाँ अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो दो मेथड है, या तो दोनों साइड आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। यहाँ पे x और यहाँ पे 1 का रेसिप्रोकल 1, यहाँ पे 1/y का रेसिप्रोकल y और 1/2 का 2 हो गया और 1/z का रेसिप्रोकल z और -3/2 का -2/3 हो गया। तो इस तरीके से, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इस बात को समझ सकते हैं। तो XYZ की वैल्यू हमें मिल गई। ये हमारा यूनिक सॉल्यूशंस आया और ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू 3/3, एक मैट्रिक्स दिया गया है 3/3 का और उसका A इनवर्स निकालना है। तो मतलब ये क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट हुआ। तो पार्ट फर्स्ट में हमने A इनवर्स यहां तक निकाल लिया। फिर उसके बाद भी लिखा गया एंड यूज इट, और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और हमें 3 इक्वेशंस दी गई हैं और उनको सॉल्व करना है। पार्ट सेकंड में बाद में पढ़ता हूं, पहले हम A इनवर्स निकालते हैं। तो मैट्रिक्स A हमें दिया गया। स्टेप 1, जब भी कभी इनवर्स निकालना हो तो 3 स्टेप लगाने होते हैं, क्योंकि 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स का फार्मूला होता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ A निकालने का तरीका आपको आता है एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो। जब हमने किया तो आंसर आया -11। मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा समझाना चाहिए, ये सब आपको आता है। A इनवर्स एग्जिस्ट और इक्वेशन 1 से मार्क किया। फिर स्टेप सेकंड, कोफैक्टर्स निकालने शुरू किए सभी एलिमेंट्स के। तो कोफैक्टर्स आर 11 12 13 21 22 23 31 32 33, सभी कोफैक्टर्स हमने निकाले। और ये कोफैक्टर्स भी आपको पहले से आते हैं और इनकी वैल्यूज ये रही। और उस कोफैक्टर की हेल्प से हम एडजॉइंट ऑफ ए बनाएंगे। एडजॉइंट ऑफ ए बनाने का मेथड होता है कि कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार करके उसका ट्रांसपोज कर दीजिए।
तो ये कोफैक्टर्स की वैल्यू हमने फर्स्ट रो की फर्स्ट रो में लिखी, सेकंड रो वाले एलिमेंट्स की सेकंड रो में, और थर्ड रो वाले एलिमेंट्स की थर्ड रो में लिखी, और उसका ट्रांसपोज करना बाकी है। जैसे ही ट्रांसपोज किया हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। इस रिजल्ट को हमने नंबर 2 बोल दिया। और अब ए इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए कांसेप्ट लगाते हुए डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से -11 और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू यहां से ली और माइनस को अंदर एंट्री कर दिया तो साइन चेंज हो जाएंगे सभी। 3 -3 बन जाएगा, -4 4 बन जाएगा और -5 5। सिमिलरली बाकी साइन भी चेंज हो जाएंगे और ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 1 तो आपको बड़े आराम से समझ आ रहा होगा। फिर उसके बाद आगे थोड़ा सा स्पेशल स्टेप बनता है कि अब इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है, लेकिन इसकी हेल्प भी लेनी है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस से जब मैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स पिक करता हूं तो मुझे मिलता है 1 1 2 1 1 2। जब मैं इसको इस मैट्रिक्स ए से कंपेयर करता हूं तो 1 1 2 और ये मैच नहीं कर रहा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो इसमें 1 1 2 है वो फर्स्ट कॉलम में नजर आता है और इसकी सेकंड रो आपको सेकंड कॉलम नजर आ रही है और इसकी थर्ड रो इसकी थर्ड कॉलम नजर आ रही है। मतलब आपको इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन से मैट्रिक्स बना वो और जो गिवन मैट्रिक्स था वो, उसमें और उसमें क्या फर्क लगा कि ये एक दूसरे के ट्रांसपोज है। तो ठीक है, आप इस कांसेप्ट का आगे फ्यूचर में यूज करेंगे। और अननोन मैट्रिक्स आपने बनाया x y z और कांस्टेंट मैट्रिक्स आपने बनाया 0 9 और -40। फिर अब आपको ए इनवर्स सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का निकालना है, लेकिन अब यहां पे एक स्पेशल स्टेप बनता है कि स्टूडेंट अगर इस मैट्रिक्स को लेकर के दोबारा से ये 3 स्टेप वाला ए इनवर्स निकालेगा तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो आपको क्या समझ आता है कि आपको इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में एक रिलेशन समझ आया था कि ये दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोज है। तो आपने इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकाला है और आप चाहते हैं कि अब इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स भी आपको पता लग जाए। तो जो पहला आंसर आया था आप उस आंसर का भी ट्रांसपोज कर दीजिए। ये किस कॉन्सेप्ट से आप काम कर रहे हैं कि आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर हम ए का ट्रांसपोज करने के बाद इनवर्स निकालें या पहले ए का इनवर्स निकाल दें और बाद में ट्रांसपोज कर दें, दोनों सेम होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी से आपने एक फायदा उठाना है। तो आपको जो ये ए इनवर्स की वैल्यू मिली वो यहाँ पे पुट करनी है और उसका ट्रांसपोज कर देना है और आगे लिखना है कि हमें ए इनवर्स गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का अपने आप मिल जाएगा। और जैसे आपने इसका ट्रांसपोज किया आपको ए इनवर्स मिल गया, लेकिन वो आपके इस मैट्रिक्स का मिला, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का ए इनवर्स आपको मिला। तो आपने पीछे प्रॉपर्टी जरूर बतानी है, इस प्रॉपर्टी को ध्यान से समझ लीजिए। जब मैंने 11 प्रॉपर्टीज एक दिन इकट्ठी लिखवाई थी उस समय भी ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि ट्रांसपोज करने के बाद इनवर्स या इनवर्स करने के बाद ट्रांसपोज दोनों सेम होते हैं। तो इसमें और इसमें ट्रांसपोज का फर्क था तो हमने इस प्रॉपर्टी को यूज किया। अब सीधा बस आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन निकालने का फोर्थ स्टेप लगाना है, कैपिटल X = A इनवर्स * B। तो A इनवर्स की वैल्यू आप जो अभी निकाल सके 4 नंबर रिजल्ट में वो यूज करेंगे और B की वैल्यू आपको यहां से पता है कि वो यूज करनी है 0 9 और -40। अब आप दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/11 को बाहर रखिए। जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट्स आते हैं आपके, और कैलकुलेशन करने के बाद 11 33 -22 और 11 को अंदर एंट्री करते हैं तो कैंसिल होने के बाद 1 3 और -2 आ जाता है। तो आपको यहां से 1 मिला, यहां से 3 और यहां से -2। फिर आपने लिखा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस प्रॉपर्टी से आप x की वैल्यू को 1, y की वैल्यू को 3 और z की वैल्यू को -2 बोल देंगे और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन में भी कुछ खास है। एक मैट्रिक्स आपको 3/3 में दिया गया है, बी भी आपको 3/3 में दिया गया है और सबसे पहले आपसे ए और बी की मल्टीप्लिकेशन पूछी गई है और फिर यूजिंग इस ए और बी की मल्टीप्लिकेशन करने से जो आंसर आएगा उस कॉन्सेप्ट को यूज करके सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो पार्ट 1 क्या बनता है कि हमें ए और बी की मल्टीप्लिकेशन करनी है सबसे पहले। तो हमें मैट्रिक्स ए दिया गया है, बी दिया गया है, हम ए और बी की मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। 3/3 फर्स्ट और 3/3 पोस्ट मैट्रिक्स दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर भी 3/3 में आएगा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से और यहां लिख रहे हैं। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से और बीच वाली रो में लिख रहे हैं। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से करके हम थर्ड रो लिख रहे हैं। तो इस तरीके से एक मैं आपको चेक करा देता हूं। जैसे सपोज मुझे ये नंबर चेक कराना है तो ये नंबर बनता है 22,
तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम से चेक करा देता हूँ। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 को 2 से किया 6 और 4 को -1 से किया तो -4। अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ तो इसका नंबर बनता है 23। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम के हिसाब से जब चलेंगे तो -8 और इसको इससे करेंगे -12 और इसको इससे करेंगे तो +20। इस तरीके से बाकी सारी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास आंसर 606 060 006 आता है। 6 कॉमन ले लिया जाए तो ये i शो हो जाता है। तो मतलब a और b की मल्टीप्लिकेशन करने से 6 आ जाता है। एक तो ab का आंसर मार्क करना था वो हमने बता दिया और a और b की मल्टीप्लिकेशन करने से i आ रहा है, 6 i आ रहा है। तो इस 6 को हम इधर वाली साइड ट्रांसफर कर देते हैं, 1/6 बन जाता है और सामने सिर्फ i रख देते हैं। तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर ये i है और ये a है तो ये सारा मटेरियल क्या होना चाहिए, a इनवर्स। रीजन क्योंकि एक प्रॉपर्टी जानते हैं हम a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ तभी i बन सकता है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ i है, यहाँ a है, तो ये सारा हिस्सा आपके a इनवर्स के लायक है। तो हमने ये लिखा इट इज पॉसिबल, ये वाला रिलेशन सिर्फ तभी पॉसिबल है व्हेन a इनवर्स क्या बनना चाहिए, 1/6 b बनना चाहिए। तो 1/6 लिखने के बाद b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको a इनवर्स की वैल्यू बिना निकाले ही मिल गई। आपने किसी प्रॉपर्टी से निकाली है और इसको नंबर 1 मार्क कर दिया। अब पार्ट सेकंड, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको 3 दी गई हैं, वो मैंने तीनों लिखी। यहां से कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, अननोन मैट्रिक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स मार्क किए। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स चेक कर लीजिए आप, 1 -1 और z है नहीं तो इसलिए 0। सेकंड रो के हिसाब से 2 3 4 वो लिख दिया गया और x है नहीं तो 0 1 और 2। और अननोन मैट्रिक्स x y z है और कांस्टेंट मैट्रिक्स 3 17 और 7 है। अब हमें क्या देखने को मिला कि आज का हमारा ये a और ये a बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो हमने यहाँ पे यही लिखा है कि जो हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो आइडेंटिकल है विद मैट्रिक्स a के साथ। अगर मैट्रिक्स a के साथ ये आइडेंटिकल है तो a का जो a इनवर्स निकला है वो हमारे सिस्टम का भी a इनवर्स कहलाएगा। तो हमने लिखा कि a इनवर्स ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन बिना निकाले ही हमने कह दिया कि यही आंसर हमारा आंसर होगा 1/6b। और ये वैल्यू यहां से हमने यहां पुट कर दी तो हमें a इनवर्स सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का भी मिल गया। अब सीधा फोर्थ स्टेप लगाएंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। यूनिक सॉल्यूशन इज गिवन बाय कैपिटल X इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। a इनवर्स की वैल्यू आप ये वाली सब्स्टिट्यूट कर देंगे और b आपको पता ही है, b मैं आपको दिखाता हूं, b ये रहा 3 17 और 7। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका सब कुछ कैंसिल होने के बाद 2 -1 और 4 बचता है। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस प्रॉपर्टी से आपको x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 4 मिल जाती है। इस तरीके से आपको वैल्यूज मिल जाती हैं। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये स्टूडेंट्स दो क्वेश्चन मैंने लैंग्वेज टाइप के लिए। लैंग्वेज प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस में क्या होगा कि आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी खुद फ्रेम करनी है और जब वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपसे करेक्टली फ्रेम हो जाए फिर उनको सॉल्व भी आपने करना है। तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनने के बाद का सॉल्यूशन है वो तो मैंने आज आपको डिस्क्राइब नहीं किया क्योंकि वो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुका हूं। तो अगर फिर भी स्टूडेंट चाहता है कि नहीं मुझे इसका भी सॉल्यूशन समझना है कि किस तरीके से होगा तो मैंने हिंट भी दिया कि आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लें मेरा लेक्चर नंबर 9 का, तो उसी आइडिया पे आप इसको कर पाएंगे। इसमें भी बिल्कुल यही प्रॉब्लम है। बस अब मुझे आपको मेरा टारगेट है कि इस लैंग्वेज को हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन में किस तरीके से कन्वर्ट किया वो समझाना है। तो आप समझने की कोशिश करें। सम ऑफ 3 नंबर्स इज -1 और लास्ट में हमें वो 3 नंबर्स फाइंड आउट करना है। फाइंड द नंबर्स। तो जब हमें वो 3 नंबर फाइंड आउट करने हैं तो स्टार्ट ही हम क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं कि फर्स्ट नंबर हम x एज्यूम कर लेते हैं, सेकंड नंबर को y और थर्ड नंबर को z एज्यूम कर लेते हैं। तो एज पर क्वेश्चन हमारी इस फर्स्ट सेंटेंस से क्या समझ आता है आपको कि सम ऑफ 3 नंबर्स, तो x + y + z इस का मतलब मैथमेटिक्स में इक्वल टू होता है। तो इक्वल टू -1, तो सामने हमने -1 लिखा। फिर सेकंड कंडीशन लिखी गई है कि सेकंड नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2। सेकंड नंबर हमारा y है, अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनता है 2y। एंड द थर्ड नंबर बाय 3, और थर्ड नंबर z है उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनता है 3z। वी गेट 5, गेट का मतलब इक्वल टू होता है, तो रिजल्ट्स गेट्स इज ये सब इक्वल टू को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इक्वल टू 5 ऑन एडिंग देम। तो उनको ऐड करने पे
आपको ऐड करने में लिखा है तो इसलिए हमने बीच में प्लस डाल दिया और इक्वल टू 5, हमें गेट होता है 5, तो इक्वल टू 5। तो इस सेंटेंस को जरा दोबारा से समझ ले, सेकंड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है और थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और जब हम उनको ऐड करें तो हमें 5 मिले, ऐसा लिखा गया। तो 2y + 3z = 5, इससे हमें ये समझ आता है। इफ द थर्ड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, थर्ड नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, z को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस लिखा जाएगा, किसमें से? फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, फर्स्ट और सेकंड नंबर के सम में से। तो x और y फर्स्ट नंबर है, x और y का प्लस करके और उसमें से थर्ड नंबर को सब्ट्रैक्ट करके वी गेट -1, तो इक्वल टू -1। तो गेट का मतलब फिर आपने -1 लगा, इक्वल टू -1 लगा दिया, और ये 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारे पास बन गई। और अब इसके बाद क्या लिखा गया? रिप्रेजेंट दिस अलजेब्रिकली, तो ये अलजेब्रिकली प्रेजेंटेशन हो चुकी है। एंड फाइंड द नंबर यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो आप इसको आपने सॉल्व भी करना है मैट्रिक्स मेथड से, वो तो मैंने नहीं किया, मैंने आपको आंसर जरूर लिख दिए कि जब आप खुद सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर सही मिलेंगे। अब दूसरा लैंग्वेज क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कुछ इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ए स्कूल वांट्स टू अवार्ड इट्स स्टूडेंट्स, एक स्कूल अपने बच्चों को इनाम देना चाहता है फॉर द वैल्यूज, बच्चों में ये 3 गुण हैं, ऑनेस्टी, रेगुलरिटी एंड हार्ड वर्क। तो ऑनेस्टी के लिए, रेगुलरिटी के लिए और हार्ड वर्क के लिए, बच्चों के बीच में ऑनेस्टी के लिए और रेगुलरिटी और हार्ड वर्क के लिए स्कूल इन बच्चों को इनाम देना चाहता है विद ए टोटल कैश अवार्ड ऑफ 6000। तो हमें पहले एज्यूम करना है कि हम ऑनेस्टी, जिन बच्चों में ऑनेस्टी मिलती है उनको कितने रुपए का इनाम दें। तो अवार्ड मनी फॉर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी वैल्यू अगर हमें किसी बच्चे में मिलेगी तो हम उसके लिए ₹X का इनाम परचेज करके लाएंगे। जिन बच्चों में रेगुलरिटी मिलती है उनके लिए हम ₹Y का, एक बच्चे के लिए ₹Y का खरीद के लाएंगे प्राइस, और जिन बच्चों में हार्ड वर्क वैल्यू मिलती है उसके लिए हम ₹Z का अवार्ड परचेज करके लाएंगे। तो हमने कुछ ऐसे ही लिखा, अवार्ड मनी फॉर ऑनेस्टी ₹X, अवार्ड मनी फॉर रेगुलरिटी ₹Y, अवार्ड मनी फॉर हार्ड वर्क इक्वल टू Z। फिर हमें ये पहले सेंटेंस से समझ आता था कि जो स्कूल ऑनेस्टी, रेगुलरिटी और हार्ड वर्क के लिए परचेजिंग करता है तो टोटल कैश अवार्ड ऑफ 6000, तो इसे हमें समझ आया x + y + z = 6000। अगली कंडीशन पढ़ते हैं, 3 टाइम्स द अवार्ड मनी फॉर हार्ड वर्क, हार्ड वर्क के लिए जो अवार्ड मनी है उसका 3 टाइम्स करना है। तो हार्ड वर्क के लिए z है, उस z का 3 टाइम्स, तो 3z हो गया। एडिड, इसको ऐड कर देना है टू दैट गिवन फॉर ऑनेस्टी, इसको ऑनेस्टी वाली वैल्यू में ऐड कर देना है। तो ऑनेस्टी की वैल्यू के लिए हमारे पास है x, उसमें हमने इसको ऐड कर दिया। अमाउंट्स टू, तो वो बदल जाता है कितने रुपए में? 11000 रुपए में, तो इक्वल टू 11000 रुपीस, तो वो 11000 पे वैल्यू पहुंच जाती है। और अवार्ड मनी गिवन फॉर द ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, ऑनेस्टी के लिए x है, हार्ड वर्क के लिए z है, तो इन दोनों के लिए जो अवार्ड मनी बनेगी वो x + z बनेगी, is double the one given for the regularity, or is double the one given for the regularity। तो रेगुलरिटी वैल्यू का डबल करना होगा, तो x + z = 2y, इसको जब हम y को इधर लेके जाएंगे तो x - 2y + z = 0। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन भी परफेक्ट हो चुकी है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड और ये थर्ड। अब इसमें से कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स, अननोन मैट्रिक्स डिसाइड करके हम मैट्रिक्स मेथड से इनकी वैल्यूज जब निकालेंगे तो x की वैल्यू 500 रुपीस आएगी, y की वैल्यू 2000 रुपीस और z की वैल्यू 3500 रुपीस आएगी। ये आपके आंसर्स। लेक्चर के लास्ट में स्टूडेंट्स मैं आपको असाइनमेंट नंबर 10 दे रहा हूँ, और इस असाइनमेंट में मैंने 5 क्वेश्चन आपको बना के दिए और इनके आंसर्स भी सामने लिख दिए, तो आप इनके आंसर्स मैच करेंगे। अगर आंसर्स में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।